तो आज के क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे बेसिकली एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद लिखा है एक्सप्लेन हाउ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर। तो कैसे किसी गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं इसके बारे में फिर डिस्कशन करेंगे। फिर यहाँ पर लिखा है यहाँ से यहाँ तक के एक क्वेश्चन हमारा हो गया। फिर उसके बाद लिखा है इन गैल्वेनोमीटर full scale deflection full scale deflection is produced by a current 1 ampere. Find the relation between shunt basically bypass circuit होती है, shunt required to convert into ammeter। तो कैसे किसी गैल्वेनोमीटर को हम शंट सर्किट लगाने के बाद उसको कैसे हम एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसकी रेंज जो होगी एमीटर की वो 10 एम्पियर तक की होगी। मतलब वो जो एमीटर होगा वो 10 एम्पियर तक के करंट को मेज़र कर सकेगा, ठीक है। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और हमें रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर को भी बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें एक्सप्लेन करना है बेसिकली सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर के बारे में, और कैसे किसी गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं इसके बारे में। वो थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स हो गया क्वेश्चन का। और यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ा सा हमें यहाँ पे न्यूमेरिकली फाइंड करना है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर को, ठीक है। उसके बाद और में हमारे पास एक और क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको भी हम बाद में बात करते हैं, पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सब बेसिकली लार्ज वाले क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन, सेक्शन ई वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर की यहाँ पर डिफिनेशन लिखी हुई है कि जो भी क्वेश्चन था ना ऊपर की, हमारे पास सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होता है ये बताना था। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर सेंसिटिविटी, उसी के बारे में यहाँ पे देखो लिखा है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो ये होता क्या है बेसिकली, लिखा द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट चेंज इन द करेंट और वोल्टेज। तो पर यूनिट चेंज इन, यहाँ पे है पर यूनिट, यहाँ पे लिखा है अ यूनिट चेंज इन करेंट या फिर वोल्टेज, ठीक है। तो फिर यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास करंट सेंसिटिविटी किसे कहते हैं, लिखा द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट, उसको हम करंट सेंसिटिविटी कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट वोल्टेज आर कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब इसका मतलब यहाँ पे थीटा क्या है, आई क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे इसको समझा रहा हूँ, ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पे ये है गैल्वेनोमीटर, ठीक, ये हमारे पास है, मान लीजिए गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको फिगर यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है। ये हमारे पास है, इसकी नीडल है, ये नीडल है, और जैसे ही मान लीजिए हम इसको कुछ करंट सप्लाई किए, करंट दिए, तो इसकी नीडल यहाँ थी, डिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ गई, और यहाँ पर ये इसमें कुछ डिवीजन ऐसे बने हुए हैं, ठीक है, ये डिवीजन है, ठीक ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर हमारे पास ये है कितना डिफ्लेक्शन हुआ है, डिफ्लेक्शन को हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। थीटा बेसिकली यहाँ पे हमें डिफ्लेक्शन के बारे में बताता है। थीटा इज इक्वल टू हमारे पास हो गया डिफ्लेक्शन, कितना नीडल डिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। और थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, जितना ज़्यादा हम अगर करंट देंगे गैल्वेनोमीटर की नीडल उतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी। तो बेसिकली ये करंट को सेंस करता है, करंट की सेंसिटिविटी बताता है। किसी भी सर्किट में गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, करंट की सेंसिटिविटी को बताना, उसकी प्रेजेंस को बताना, उसकी डायरेक्शन को बताना, ये गैल्वेनोमीटर का काम होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे करंट की वैल्यू हाई होगी तो यहाँ डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा होगा नीडल में, तो उतना ज़्यादा थीटा की वैल्यू, थीटा उतना ज़्यादा बनेगा। थीटा क्या दो, यहाँ पे नीडल की इनिशियल पोजीशन और ये जो फाइनल पोजीशन के बीच का गैप होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे तो इक्वल की साइन लगाएंगे, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम आई एस से लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाई आई, यहाँ पे पहले से आई था, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर हम आई एस की वैल्यू निकालें जो कि कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो वो आ जाएगा हमारे पास थीटा अपॉन आई। तो यहाँ पे आई एस जो है इसको हम बोलेंगे करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, सेंसिटिविटी। तो अगर देखें यही तो एक्सप्रेशन यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, आई एस इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ही लिखा ना, आई एस इज इक्वल टू थीटा अपॉन आई। ये बेसिकली हमारा करंट सेंसिटिविटी है, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी का भी हम यहाँ पे एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग करंट सेंसिटिविटी को आई एस इज इक्वल टू थीटा अपॉन आई लिखें, वैसे ही हमारे पास है वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू थीटा अपॉन वी, ठीक है। कितना नीडल में डिफ्लेक्शन आ रहा है पोटेंशियल वोल्टेज अप्लाई करने पर, ठीक है, वही हमारा हो जाता है हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा कन्वर्जन ऑफ, कैसे यहाँ पे हम फिर हमसे कह रहा था कि कैसे हम किसी भी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे कि गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे देखो यहाँ लिखा हुआ है, अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस आर in series with the galvanometer coil. This ensures that the instrument can measure a large potential difference without drawing significant current from the circuit. यहाँ पे कह रहा है कि अगर किसी भी सर्किट में हमारे पास अगर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है, ये हमारे पास एक सर्किट है और यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी है V वोल्टेज इसका, ठीक है। और हमने यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R या रजिस्टर है R, और हमने यहाँ पे इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो हमने क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अगर पता करना है तो दोनों एंड पर हमने यहाँ पे लगाएंगे वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कैसे बनेगा, हम पहले यहाँ पे कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर को, और गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज में, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ पे एक और रजिस्टर लगा देंगे यहाँ पे, जिससे कि यहाँ पे रजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखें एक यहाँ पे रजिस्टेंस लगा देंगे, और ये गैल्वेनोमीटर पहले से कनेक्ट है, गैल्वेनोमीटर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे सीरीज में एक रजिस्टर इसके साथ ऐड कर देंगे। मान लीजिए रजिस्टर आर हमारे पास है, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्या करेगा, बहुत लार्ज स्केल पे यहाँ पे हमारे पास रजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट होगा, जिसकी वजह से यहाँ से करंट यहाँ से पास नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो करंट नहीं पास होगा तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। और अगर इसी को हमें किसी भी गैल्वेनोमीटर को अगर हमें एमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो गैल्वेनोमीटर के साथ हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक शंट सर्किट लगा देंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ये है, और गैल्वेनोमीटर के साथ हम यहाँ पे शंट सर्किट इसके पैरेलल लगाएंगे, इसके पैरेलल एक शंट सर्किट लगा देंगे, शंट रजिस्टर लगा देंगे। तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये पूरा जो सेटअप कहलाएगा ये बेसिकली क्या कहलाएगा, ये एमीटर कहलाएगा। अगर गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस लगाएंगे तो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा वोल्ट मीटर में, और गैल्वेनोमीटर के साथ अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम रजिस्टर लगाएंगे तो यही हमारे पास जो पूरा सेटअप बनेगा वो कहलाएगा बेसिकली एमीटर कहलाएगा, ठीक है। और ये हमारा कहलाएगा वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये सेटअप जो होगा ये वोल्ट मीटर कहलाएगा, वोल्ट मीटर, ठीक। और यहाँ पर ये जो है ये हमारा कहलाएगा बेसिकली एमीटर, ठीक। तो बहुत रफली समझा रहे हैं क्योंकि इसको क्लास में पहले से ही बात हो चुकी है सारी, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मेनली यहाँ पे हमें इसका न्यूमेरिकल वाला पार्ट देखना लिखा है यहाँ पे, इन अ गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज प्रोड्यूस बाय अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। तो यहाँ पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो गैल्वेनोमीटर में हो रहा है उसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है, कितनी दी हुई है हमारे पास यहाँ पे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर के अंदर जो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है 1 एम्पियर। फिर इसके बाद क्या कह रहा हमसे, फाइंड द रिलेशन बिटवीन शंट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनटू एमीटर ऑफ अ रेंज ऑफ 10 एम्पियर। तो यहाँ पे जो करंट की जो उस एमीटर की जो रेंज है वो कितनी हमारे पास है, 10 एम्पियर है, ठीक है।
तो यहाँ पे रेंज ऑफ एमीटर, ये हमारे पास है कितना, ये करंट I इज इक्वल टू हमारे पास है 10 एम्पियर। ठीक, तो यहाँ पे पहले हम सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम सर्किट ड्रॉ करें तो देखिए हमारे पास यहाँ पर है, मान लीजिए एक बैटरी है, इसका पोटेंशियल है V, और यहाँ पर हमारे पास है गैल्वेनोमीटर। ठीक, और इसके साथ हमने यहाँ पे लगा दिया शंट सर्किट। ठीक, और ये हमारे पास इसका रेजिस्टेंस है S। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस है S, और गैल्वेनोमीटर यहाँ पे हमारे पास लगा है G, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है G। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया है V। तो हमारे पास यहाँ पे करंट जो सर्किट से निकलेगा, मेन करंट जो होगा हमारे पास, ये होगा I। अब ये I करंट यहाँ पे दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, कुछ करंट ऊपर चला जाएगा, कुछ करंट यहाँ गैल्वेनोमीटर से पास होगा। तो गैल्वेनोमीटर से पास होने वाले करंट को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे IG, और यहाँ पे जो करंट जाएगा वो करंट होगा बेसिकली, देखो मेन करंट था I दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, यहाँ पे करंट गया IG, तो ऊपर जो करंट बचेगा वो हो जाएगा हमारे पास I माइनस IG। ये करंट हमारा शंट वाले रजिस्टेंस से क्रॉस करके पास होगा। ठीक है, अच्छा अगर हम देखें यहाँ पे S वाला रजिस्टर, S का जो रजिस्टेंस है और G का जो रजिस्टेंस है, दोनों पैरेलली कनेक्टेड आपस में। तो जो पैरेलली कनेक्टेड है इसका मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसको VS अगर हम कह दें, और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा इसको हम VG कह दें, तो दोनों पोटेंशियल डिफरेंस आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये पैरेलली कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास बेसिकली यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा अगर हम लिखें तो हमारे पास होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस VS इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस VG। ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल g लिख दो, कैपिटल कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे इस वाली सर्किट में हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी है, करंट की वैल्यू हमारे पास है I माइनस IG, ये I हो गया हमारे पास, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे S, तो ये हो गया, ये पूरा I हो गया, ये R हो गया, I इंटू R, ये V इज इक्वल टू IR हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें I की वैल्यू कितनी है हमारे पास है IG, और R हमारे पास कितना है, कैपिटल G। तो यहाँ से अगर हम S की वैल्यू निकालना चाहें तो S इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा IG टाइम्स G बाई I माइनस IG। ठीक है, और यहाँ पे IG की वैल्यू हमारे पास गिवन कितनी थी, 1 एम्पियर थी, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 1 इंटू G अपॉन I की वैल्यू हमारे पास थी 10 एम्पियर, तो 10 माइनस 1, IG की वैल्यू 1, तो हमारे पास G बन जा, यहाँ पे हो गया G, और 10 में से 1 घटेगा तो हमारे पास आ जाएगा 9, तो हमारे पास आ गया S इज इक्वल टू G अपॉन 9। ठीक, ओम। तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आया, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेसिकली, अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो S इज इक्वल टू 1/9 टाइम्स कैपिटल G। तो हम यहाँ पे इसको कैसे पढ़ सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं कि शंट रेजिस्टेंस मस्ट बी 1/9 टाइम्स ऑफ गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास कह रहा था कि शंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं शंट रेजिस्टेंस जो है 1/9 टाइम्स है रेजिस्टेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। जो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस होगा, जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होगा उसी का 1/9 टाइम्स होगा हमारे पास शंट वाला रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस बहुत कम होता है शंट वाला। देखो जो G का रेजिस्टेंस होगा वो 9 से डिवाइड कर दो तो काफ़ी छोटी वैल्यू आएगी, वही S वाला रेजिस्टेंस होगा, शंट वाला रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइंड करना था वो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या कर रहा था कि जो हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना था, रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर ना,
यहाँ पे लिखा था ना कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन शंट रिक्वायर्ड टू द कन्वर्ट इनटू गैल्वेनोमीटर ऑफ अ 10 एम्पियर एंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया, S इज इक्वल टू 1/9 टाइम्स G, या इसी को तुम लिख सकते हो 9S इज इक्वल टू G, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है पहले ये बताइए। प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज क्यू इनक्लोज बाय द सरफेस। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक हो गया, और दूसरा पार्ट यहाँ से प्रूव करके यहाँ से यहाँ तक करना है, दूसरा पार्ट हो गया। और तीसरा पार्ट हमारे पास यहाँ पे फाइंड द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया A इज इक्वल टू 4J कैप मीटर स्क्वायर प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 14I कैप प्लस 3J कैप माइनस 5K कैप वोल्ट पर मीटर। तो ये क्वेश्चन यहाँ से हो गया। तो मतलब ये देखने में है एक छोटा सा क्वेश्चन, इसमें 3 पार्ट बेसिकली, ठीक है। तो पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसको डिफाइन करना है। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनेशन यहाँ लिखी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई ई से लिखते हैं, इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली या फिर परपेंडिकुलरली थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया, और मैथमेटिकली इसको हम कहते हैं इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E एंड द एरिया वेक्टर A। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही होता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी गिवन एरिया से पास होती हैं, इसी के मेजरमेंट को हम लोग बेसिकली कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो पहला वाला यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसकी डिफिनेशन हो गई है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या कह रहा था हमसे कि हमसे कह रहा है प्रूव दैट, प्रूफ करना है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है वो 1/ε0 टाइम्स होता है जो उस सरफेस से इनक्लोज चार्ज होता है, ठीक है। चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। अगर किसी सरफेस, कोई सरफेस है उसके अंदर अगर कोई चार्ज इनक्लोज है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो बेसिकली होगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ दैट इनक्लोज चार्ज। तो इसको हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है Q, ठीक है। ये हमारे पास एक इनक्लोज चार्ज है, मान लीजिए Q है, और इसको हमने एक स्फेयर के अंदर रख दिया, ठीक है। इसको हमने एक स्फेयर के अंदर रख दिया। स्फेयर क्यों लेते हैं? ताकि हमारे पास जो कैलकुलेशन हो थोड़ा इजी हो, ठीक है। ऐसा रैंडम कोई ज्योमेट्री ले लेंगे तो उसको सॉल्व करना कठिन हो जाएगा, इसलिए सिमेट्रिकल कोई स्फेयर सबसे आसान हमारे पास एग्जांपल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक चार्ज हमने क्यों यहाँ पे रख दिया, और कोई भी चार्ज जब होगा तो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकलेगी, आउटसाइड निकलेगी, बाहर की तरफ। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी निकल रही है बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हर डायरेक्शन में यहाँ बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं जो कि हर डायरेक्शन में यहाँ निकल रही हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो प्लेन है इसको अगर हम जूम करें, जैसे अर्थ है, अर्थ को जो हम बाहर से बहुत दूर से देखते हैं तो हमें वो कर्व सरफेस नज़र आती है, लेकिन हम लोग अर्थ पे जब सरफेस पे रहते हैं तो हमें फ्लैट नज़र आती है। और उस फ्लैट पे अगर हम कोई पोल को अगर हम ज़मीन पे जब हम गाड़ते हैं तो हमें ज़मीन के रिस्पेक्ट में वो नॉर्मल बनाता नज़र आता है, मतलब परपेंडिकुलर, ग्राउंड के परपेंडिकुलर वो नज़र आता है, ठीक है। तो ऐसे ही जब हमने मान लो बहुत छोटा, मान लो इसी जो रेड वाला ये पार्ट, इसको जूम करेंगे और एक छोटा सा सरफेस लेकर के जब उससे हम यहाँ पे एक लाइन उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो बेसिकली ऐसा ना नॉर्मल बनाता नजर आएगा। नॉर्मल का मतलब वही परपेंडिकुलर, ठीक है। 2D ज्योमेट्री में हम लोग परपेंडिकुलर वर्ड यूज़ करते हैं और 3D ज्योमेट्री में हम लोग नॉर्मल वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर छोटा सा हम यहाँ पे एरिया लें DA, और उस DA एरिया पर अगर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसको DA वेक्टर कहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक DA वेक्टर ये बनता नज़र आ रहा है, और हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो एरिया वेक्टर और E दोनों आपस में पैरेलल है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है E, और यहाँ पे हमारे पास ये है DA वेक्टर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और यहाँ पे हमारे पास है ये DA वेक्टर। तो ऐसे ही यहाँ पे हम लोग हर जगह सेम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और समझना कि यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास है स्फेरिकल
सरफेस हमारे पास एक स्फेयर है और इसके सेंटर पे हमने यहाँ पे एक चार्ज रखा था, चार्ज था हमारे पास क्यू। तो क्यू से और जो यहाँ पे सरफेस है इसके बीच की जो डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम यहाँ पे आर मान लेते हैं। और ये हर किसी भी डायरेक्शन में हम मेज़र करेंगे तो ये डिस्टेंस हमेशा आर इक्वल होगी, क्योंकि स्फेयर के सेंटर से उसकी बाउंड्री की डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो इसका मतलब सब सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, इक्वल डिस्टेंस पर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हर एक पॉइंट पे क्या होगी, सेम होगी। तो स्फेयर के सरफेस पे क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस इसीलिए कहते हैं ना, क्योंकि हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। हर पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये वाला फार्मूला यूज़ करें और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, हम लोग जानते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू होता है, ठीक है, ई डॉट डी ए। ठीक, और फर्दर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ई डॉट डी ए, अगर इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, डी ए वेक्टर दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ पे थीटा कितना बनना है, थीटा हमारे पास है 0 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ई डी ए कॉस 0 डिग्री। अच्छा, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ई इंटू डी ए। ठीक है, अच्छा अगर ध्यान से देखें, यहाँ पर हमने जो चार्ज रखा, चार्ज से इस पॉइंट, मान लो ये पॉइंट ए है, यहाँ पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, यहाँ पे पॉइंट बी है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ बनेगी, सेम यहाँ भी बनेगी, सेम यहाँ भी बनेगी। ऐसे सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे सेम होगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो जो पार्ट कांस्टेंट होता है उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, वो बाहर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बाहर आ गई, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा डी ए। ठीक है, अच्छा डी ए स्मॉल यहाँ पे एरिया है। अगर हम टोटल पूरा सरफेस एरिया निकालें तो स्फेयर के टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिख रहा है वहाँ पर हम लिख सकते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर इनटू हमारे पास क्या बचा था, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट जो था 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो हमारे पास फाई ई इज इक्वल टू के कितना होता है, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे देखें तो 4 पाई से 4 पाई हमारा कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहाँ पे बचा, ऊपर न्यूमरेटर में देखें क्यू बचा और नीचे बचा 1/एप्सिलॉन नॉट। तो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, देखिए ये हमारे पास बचा क्यू चार्ज। अच्छा क्यू कौन सा चार्ज है, वही इनक्लोज चार्ज है। तो यही हमारे पास कैसा चार्ज बच्चों, क्यू इनक्लोज। तो इनक्लोज चार्ज देखो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आ रहा ना, तो यही तो हमें प्रूफ करना था, वही हमारे पास आ गया। कि देखो ध्यान से, अगर क्वेश्चन का स्टेटमेंट्स पढ़ें तो हमें स्टेटमेंट पढ़ें, अगर देखो लिखा ना, प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाई ई हो गया थ्रू अ क्लोज सरफेस 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इज द चार्ज इनक्लोज। तो यही प्रूफ करना था और वही हमारा आ भी गया। ठीक है, तो जो प्रूफ करना था देखिए वही एक्सप्रेशन हम लोग के पास आ गया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज, जो चार्ज इनक्लोज होता है क्लोज सरफेस में, अगर हम कोई चार्ज रख दें तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ दैट इनक्लोज चार्ज होगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट पार्ट जो था क्वेश्चन का वो हमारे पास है, फाइंड द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया। एक सरफेस एरिया हमारे पास है 4 जे कैप मीटर स्क्वायर प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है। ठीक है, 14 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप वोल्ट पर मीटर। तो हमें क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पता करना है।
टोटल फ्लक्स, ठीक है। तो फ्लक्स यहाँ पे आओ, उसका फार्मूला लगा लेते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस सेकंड वाले और वाले पार्ट का अगर हम देखें तो यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट हमें इसका सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या है, एरिया हमारे पास गिवन है, आई थिंक कितना गिवन है, 4 कैप कितना है, हाँ 4 कैप एरिया है, 4 कैप, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है 14 कैप प्लस 3 कैप माइनस 5 कैप, 3 कैप माइनस 5 कैप, ठीक। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिखते हैं वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एरिया हो गया तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये यूनिट हो गई इसकी। और हमें पता क्या करना है बच्चों, हमें पता करना है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसके सोल्यूशन पर आते हैं हम लोग, ठीक। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फाई ई इज इक्वल टू होता है ई डॉट ए, ठीक। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ई की वैल्यू है 14 कैप प्लस 3 कैप माइनस 5 कैप, डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, 4 कैप। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में हम जानते हैं आई वाला आई से मल्टीप्लाई होता है, जे वाला जे से और के वाला के से। तो यहाँ पे आई कैप तो है, यहाँ पे आई कैप है ही नहीं, तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई ही नहीं होगा। या इसको अगर हम एकदम बेसिक लेवल पे समझें तो 14 कैप प्लस 3 कैप माइनस 5 कैप। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 0 कैप प्लस 4 कैप प्लस 0 कैप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3 4 ज़ा, यहाँ पे देखो जे वाले को जे से मल्टीप्लाई करना, आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। तो और 14 0 ज़ा 0, और आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो 1 लिखने से कोई मतलब है नहीं, ठीक है, क्योंकि 0 1 ज़ा 0 ही रहेगा। 3 4 ज़ा यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो जे से मल्टीप्लाई करने 1 आएगा, 1 किसी का भी प्रोडक्ट हो लिखने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 1 बाय डिफ़ॉल्ट हर एक नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 0 ज़ा 0 भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 0, तो हमारे पास आ जाएगा 12। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है वोल्ट पर मीटर, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो फ्लक्स आएगा वो आएगा 12 वोल्ट मीटर, 12 वोल्ट मीटर। ये हमारे पास फाई ई की वैल्यू आ गई, ठीक। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक। ठीक।